नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर शीट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला कह रहा है साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने जो कथन दिया गया है सीधा जल्दी मिला लेते हैं। तो इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर इसमें भी विचार किया गया। कथन दिया गया है कि संयुक्त राज्य भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है, किंतु कथन जो सेकंड है वो आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। ठीक है बच्चों, मिला लेना, यानी पहले आपके दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है क्वेश्चन कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है वह पीठासीन नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है उसे बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उसे मत देने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब अध्यक्ष के पद पर लोकसभा के अध्यक्ष के पद को हटाने की संभावना विचाराधीन में होती है, आपके बच्चों के सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, यानी वह पीठासीन नहीं होना चाहिए, या होगा या होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। दूसरा कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तीसरा कह रहा है कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ठीक है कि ने संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दी गई है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, यानी चौथे का आप लोग लगा लेंगे पहला और दूसरा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा। ये तो इंग्लिश के दिए गए हैं तो उसमें सेट में ये हम सी सेट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सी सेट। पाँचवा देखते हैं। पाँचवें में कह रहा है भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिमंडल के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कह रहा है सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कथन कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थिति को छोड़कर मंत्रिपरिषद की परामर्श से किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपके ऑप्शन भी इसमें दे रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं पाँचवें में क्या दे रहे हैं। पाँचवें में देखो, एक बच्चों याद रखना, पाँचवें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है, मिला लेना बच्चों, पाँचवें का सी है। ठीक है, छठवां देखते हैं। छठवां क्या कह रहा है, कथन पर विचार करना है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है।
दूसरा कथन कह रहा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। ठीक है, तो छठवें में आपको कथन भी दिए गए हैं नीचे, इन कथनों को भी मिला लेते हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो कथन जो आपका पहला कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, दूसरा कह रहा है कथन कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसके लिए उसे लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। ठीक है बच्चों, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, कथन दूसरा गलत है और कथन पहला सही है। अब इसमें जो ऑप्शन होंगे वो देख लो, तो जो छठवें का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन पहला सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है ना बच्चों, मिला लेना, छठवें का सी है आपका। सातवां देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार, इसमें भी पूछा गया है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों के पलायन प्रभाव पर लगाने में भी सफल हुआ है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार क्षेत्र हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें से इतना ही दिया गया था सेकंड कथन में। तो देखो, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, और एक बात याद रखना, वेनेजुएला पहला कथन कह रहा है कि वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट की तेज़ी से उबरने में सफल हुआ है और दूसरे देशों में पलायन और प्रवास करने में असफल हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ये सातवां क्वेश्चन है ना, सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पहला जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। क्यों सही है? तो वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। क्वेश्चन कह रहा था, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करती है। दूसरा कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटीकरण किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें कि भारतीय स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में यानी ट्रांसलेट करने की पहल की गई है। ठीक है, 8वें में। तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहली बात याद रखो, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख के लिए बात हो रही है बच्चों। ठीक है, दूसरी कह रहा है, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकरण कर दिए गए, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे, यानी तीनों सही हैं, यानी कि इसमें तीनों किसमें दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 9वां। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ठीक है बच्चों, कह रहा है, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं केंद्र में ठीक है, गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल, सुबह न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर के 6 महीने के स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें। इसका जो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है बच्चों, पहला कह रहा है इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु 21 से 40 वर्ष है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तीसरा कह रहा है इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। ठीक है। और चौथा कह रहा है पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है देखो, पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रों पर लागू होगी। दूसरा है लाभार्थियों द्वारा विशिष्ट आयु अंशदान किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इस योजना के लिए नामांकन में के लिए जो प्रवेश की आयु है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और योजना याद रखना बच्चों कौन सी है, श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी योजना है, श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वें का बी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, जल्दी जल्दी मिला लेते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन कह रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 11वें का आप लोग मिला लेंगे तो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ठीक है, 11वें का क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है ये अधिनियम बनने के 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण उपबंध किया गया है। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, और 18वीं लोकसभा के चुनाव तो अभी हाल ही में हुए हैं। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11वें का सी। 12वां देखते हैं अभ्यास मित्र शक्ति। ठीक है, 12वां कह रहा है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन है। तो 12वें क्वेश्चन में जब देखते हैं यह भारत और बांग्लादेश के मध्य सैन्य अभ्यास था। इसका प्रारंभ औंध यानी पुणे में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं में इस अभियान का एक लक्ष्य था, ये भी सही है। और जो मित्र शक्ति है इसमें भारतीय वायुसेना अभ्यास का एक हिस्सा थी। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 2, 3 और 4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12वें का मिला लेना, सेट सी है बच्चों, ये हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। ठीक है, तो याद रखना प्रतिषेध रिट जो होती है ये निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वें का। 14वां देखते हैं बच्चों। 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर भी इसमें भी विचार करना है। 14वें का कह रहा है वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा कह रहा है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। 15वां देखते हैं बच्चों। केंद्रीय बजट यूनियन बजट निम्नलिखित में विचार करना था। पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला कथन कह रहा है विचार कथनों पर कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री तब से केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है, याद रखना बच्चों, दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वितरण का लेखा जोखा नहीं करता है, वो केवल एक के अंतर्गत करता है, वो भी है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के अंतर्गत ही
वित्त संबंधी विवरण का प्रस्ताव रखा जाता है या वित्त संबंधी विवरण पास किए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सूत्रों में नहीं होती है ये ऑप्शन गलत है आपका, यानी 15वें का हो जाएगा बी ऑप्शन। 16वां देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक कौन है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, यानी 16वें का आपका आंसर हो जाएगा डी। 17वां देखते हैं बच्चों, विचार करना था कि अभी हाल ही में जो देश दिए गए हैं समाचार में रहने के, इनके कारण क्या थे। तो 17वें में याद रखना, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, दूसरा दे रहा है सूडान, देश में नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच, तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो समाचार पत्रों में था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2 युग्म। ठीक है, केवल 2 युग्म। 17वें का बी लगा लेना बच्चों। 18वां देखते हैं, जल्दी देख लेते हैं जल्दी, चूँकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। फिर ये कथन से संबंधित दिया गया है, तो 18वें में जो दिया गया है बच्चों आप मिला लेना कि जो सुमेट पाइपलाइन है, ठीक है, सुमेट पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट के लिए रणनीति मार्ग है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है सुमेट पाइपलाइन लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 18वें का हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। 19वां में कह रहा है कि लाल सागर किसी भी रूप में बहुत कम बरसर होता है, और दूसरा कह रहा है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ठीक है, सही कौन है? तो याद रखना, लाल सागर जो है किसी भी रूप में बहुत कम बरसर होता है, बिल्कुल सही बात है, और लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत होता है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र जो होते हैं विद्युत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 20वें का डी। 21वां देखते हैं बच्चों, 21वां कह रहा है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ठीक है, 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर 4। 2023 तक, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 22वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? ठीक है, पहला कह रहा है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या मैथिली, है ना। तो मैथिली तो बाद में जोड़ी गई थी, है ना, मैथिली जो भाषा है ये बाद में जोड़ी गई थी, तो पहली जोड़ी गई थी जो 71वें संविधान संशोधन की बात हो रही है 1992 में, उसमें कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी, यानी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बच्चों। 22 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 23वां देखते हैं, दल दिए गए हैं, दल के नेता दिए गए हैं, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा दे रहा है सोशलिस्ट सी राजगोपालाचारी, तीसरा दे रहा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, या स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इनमें से कौन सही सुमेलित हैं? कितने कूट जो हैं इसमें से सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें केवल 2 सही हैं। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा बी बच्चों, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक तो याद रखना जनसंघ कैसे हो जाएगा ये भी याद रखो, कौन कौन से हैं। भारतीय जनसंघ की शुरुआत की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और स्वतंत्र पार्टी की थी आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है,
सी राजगोपालाचारी गलत है और आज जगजीवन राम भी गलत है। तो इसमें जो पूछे गए थे कितने सही हैं दल और उनके नेता, तो बिल्कुल 2 सही हैं, यानी 2 कूट बन रहे हैं, केवल 2 सही है। 23वें का डी, सॉरी बी हो जाएगा 23वें का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 24वां, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कह रहा है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के 9वें का में दी गई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संविधान में जो नगर पालिकाएँ हैं 9 का में हैं। ठीक है, और आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन किसमें है, भाग 20 में, बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। 24 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन मिल जाएगा आपका सही। 25वां देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 25वां देख लेते हैं। 25 में जो सही पूछा गया है वो विषय जो है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। ठीक है, तो 25 का आप बच्चों लगाएंगे सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। ठीक है, निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ द डिफेंस यानी CDS के कर्तव्य कौन कौन से हैं। 27 में कोड भी दिए गए हैं, खैर कोड बाद में मिला लेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है तीनों सेनाओं यानी सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग। तीसरा कह रहा है सभी तीनों सेनाओं यानी ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, यानी बिल्कुल सही बात है। यानी ए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कोड मिला लेते हैं आंसर में, तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान कौन सा था। ठीक है, 28वां कह रहा है, तो 28 का जो सही ऑप्शन है वो है आपका दूरस्थ में ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां, विश्व के किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्न में से कहाँ बनती है। सबसे सही बात है, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 के बाद 30वां, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित मतलब विचार करना था। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कोई लोक, बिल्कुल सही बात है, याद रखना प्रारंभ में ये तदर्थ समिति थी। ठीक है बच्चों, प्रारंभ में ये तदर्थ समिति थी। दूसरा कह रहा है केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर जिसमें भी हो वो लगा लेना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। बिल्कुल सही बात है, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही बनाए गए थे संविधान सभा के अस्थायी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, की गई थी। इसमें ब्रिटिश जो 1935 की भारत सरकार अधिनियम की बात हो रही है, तो इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और विदेशी जो देशी रियासतें थीं इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की गई थी। दूसरा कह रहा है
रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को पर संघीय विधानमंडल के नियंत्रण में रखा गया है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 32 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? 33 का जो सही आंसर हो जाएगा भास की रचना। तो इसका जो सही आंसर, वैसे तो इसमें दुविधा है इस क्वेश्चन में, फिर भी मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिए। ठीक है, 33 का सी। फिर भी देखते हैं आयोग क्या बताता है आगे चल के। 34वां देखते हैं, संघ भूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस भाष्य के लेखक हैं? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इसका 34 का सी, सर्वस्त्रवाद विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां, यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई परिसंपत्तियों पर विचार करना है। ठीक है, शांति निकेतन, रानी की बाग, होयसला के पवित्र मंदिर समूह, बोधगया स्थित महाबोधि परिसर। 2023 में पूछा गया था, तो 2023 में इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा बी। केवल 2 स्थल शामिल किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अब टाइम बहुत हो जाएगा इसे। 36 का देखते हैं, तो 36 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्न में से किस संविधान के इसमें संशोधन कर सकेगी? ठीक है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भी देख लेते हैं इसमें क्या दे रहा है। परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 का डी हो जाएगा आपका। 37वां देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित देशों पर विचार करना था। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4, यानी इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 का 38वां। 38 का सीधा अगर मिलाते हैं, धन विधेयक पूछ रहा है। संसद में धन विधेयक के संबंध में कथनों पर विचार में पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 109 धन विधेयक संबंधी विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही होता है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। 38 का देखते हैं कौन सा है। 38 का दे रहा है सी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, 39वां देखते हैं, सुमेध करना था कि थल सेना में ब्रिगेडियर, ठीक है, वायुसेना के एयर कमोडोर और नौसेना के कमांडर क्या एक ही रैंक के होते हैं? दूसरा कह रहा है मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल और वाइस एडमिरल क्या एक ही रैंक के अधिकारी हैं? ठीक है, तो इनको मिलान करना था बच्चों। ठीक है, मिलान कर लेते हैं। मिलान में देखो एक चीज़ याद रखना, मेजर जो होता है थल सेना का मेजर और वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर और नौसेना का लेफ्टिनेंट कमांडर एक ही रैंक के, यानी समकक्ष, तीनों सेनाओं के जो समकक्ष रैंक है ये बराबर है। ठीक है, तो आपका जो 39 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। ठीक है, मेजर जनरल, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, ये बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है बच्चों, 39 का लगा लेना।
39 है, 39 में आप डी लगाओ, 3 ही होते हैं। लेफ्टिनेंट, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन अलग हो जाता है। ये वाला सही है, सी, डी लगाओ बच्चों, है ना। मेजर इसको, मेजर थल सेना का, नौसेना का लेफ्टिनेंट कमांडर और वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर बराबर रैंक के होते हैं। ठीक है। 40वां देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद में पूछा गया है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई वर्ष 2000 में NEC यानी कि पूर्वोत्तर परिषद के संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किस सदस्यों को शामिल किया गया है। तो आपको सीधे सीधे आंसर हम बता दे रहे हैं। 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। ठीक है। 41वां देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब 41 में आप लोग बच्चों लगाना, 41 का है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 41 का डी है। कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। 42वां देख लेते हैं। 42 का हो जाएगा आपका बच्चों सी, 42 का सी लगा लेना बच्चों। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। ठीक है। 43वां देखते हैं। डिजिटल रुपए के संबंध में भी पूछा गया है, क्योंकि 43 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है देख लेते हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, 43 का डी हो जाएगा। 44 में देख लेते हैं। 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही बात है, जिसने भी ये पेपर दिया है बिल्कुल सही लगा हुआ, 2 और 3। ठीक है। 44 के बाद 45वां देखते हैं। 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। 46 देख लेते हैं। 46 में क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो किसने दी थी, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय, यानी 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 47वां देखते हैं क्या कह रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात आ गई है कि राजस्व संग्रह के संदर्भ में विचार करना था। ठीक है, पहला कह रहा है, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान में छूट दी गई थी। गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत स्थिति पर या उससे पहले राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 का बच्चों लगा लेना ऑप्शन नंबर बी। 48वां देखते हैं। 48 में कह रहा है, विचार करना है, कुछ दिए गए हैं कथन। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरेबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, सही पूछ रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, उपनिषदों की रचना जो थी वो पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, 48 का बी सही है। 48 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 का बी। 49 देखते हैं। 49 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के सदस्य है भारत। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वह सदस्य हो, लेकिन भारत ज़रूर इसका सदस्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लगा लो ए ऑप्शन, केवल एक। ये गलत है। ठीक है, 50वां देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से नवीनतम समावेश किसको दिया गया है। ठीक है, तो नवीनतम समावेश जो यूनेस्को में दिया गया, कुंभ मेला तो बहुत पुराना है, ये बच्चे ने लगा दिया, ये गलत है। ठीक है, अभी नवीनतम किसको दिया गया, गरबा नृत्य, गुजरात का है ना।
इसको यूनेस्को में नवीनतम समावेश की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गा पूजा तो पश्चिम बंगाल की फेमस है ही, कुंभ मेला प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को विकसित के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ठीक है, प्रजनन दर के बारे में पूछा गया है। एक वर्ष की जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, किसी दी गई जनसंख्या में एक संपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या, जन्म मृत्यु दर की दर, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत में उससे जन्मे बच्चे की औसत संख्या। बिल्कुल सही बात है। प्रजनन दर कैसे निकालते हैं? तो एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उससे जन्मे बच्चों की औसत संख्या के अनुसार निकालते हैं, है ना। तो 51 का हो जाएगा आपका डी। 52 देख लेते हैं। 52 का आप बच्चों लगा लेना डी ऑप्शन, 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, 2 सही है, 3 सही है, तो जो कूट बनेगा आपका ऑप्शन वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, 52वां था। 53वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं, है ना। कह रहा है बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक। बिल्कुल सही बात है, तीनों जो हैं प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली। ठीक है, 54वां देखते हैं। तो 54 में जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, मोटर वाहन का कोई संबंध नहीं है, यानी 1 और 3, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 देख लेते हैं बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक तरफ आर्थिक गतिविधि दी गई है, दूसरी तरफ सेक्टर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, कृषि उत्पादन का भंडार, द्वितीयक श्रेणी में आता है। खनिज की खोज तृतीयक, कपड़ा बनाई द्वितीयक। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, एक तो कपड़ा बनाई और एक कृषि उत्पाद। ठीक है, 56वां देखते हैं बच्चों, कथनों पर विचार करना था। कृषि अपशिष्ट, मक्के के दाने अपशिष्ट, जल शोधन अपवांक और कास्ट मिल अपशिष्ट, ये चारों सही हैं। 1 2 3 4, सी ऑप्शन आपका सही है 56 का। 57वां देखते हैं, विचार करना है इस पर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में भौतिक पूंजी के संदर्भ में। 57वां क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 58वां लगाते हैं, 58 का सही है। 3D जो वर्चुअल आता है ये मेटावर्स है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 58 का। जो 3D पूछा जा रहा है इसमें 3D वर्चुअल, ये मेटावर्स है। 58 का 59वां देखते हैं, उनसठ का बच्चों आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन, केवल दूसरा वाला सही है इसमें। ठीक है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले जो बैंक हैं, सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 59 के बाद 60वां देखते हैं, CSR पर पूछा गया है कथन। CSR, तो CSR जो होता है ये विनिर्दिष्ट करते हैं, सीधे कंपनी अथवा अपने कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR क्रियाकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। CSR और